Okay, so today we will start about the hospital pharmacy and its organization. This is the chapter number 2 of your unit first जो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो अब हमने लास्ट क्लास में या लास्ट हमने देखा था कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या फंक्शंस होते हैं और उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल फार्मेसी कि हॉस्पिटल फार्मेसी की बेसिकली डेफिनेशन क्या है. ये कंटेंट रहेंगे हमारे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव एंड लोकेशन एंड लेआउट, personal and floor space requirement, and responsibilities and abilities which is required for the hospital pharmacist. तो हम लोगों को आज ये डिस्कस करना है. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा डेफिनेशन पार्ट. तो मतलब बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी होता क्या है. हॉस्पिटल फार्मेसी एक जस्ट लाइक मेडिकल स्टोर की तरह एक्ट करता है, जो कि एक डिपार्टमेंट है किसी भी हॉस्पिटल का. हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी से रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बोला जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी. जहाँ पे ड्रग का प्रोक्योरमेंट होता है, स्टोरेज होता है, कंपाउंडिंग होती है, डिस्पेंसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेस्टिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ होता है इन इन स्पेशली लार्ज हॉस्पिटल्स. जो लार्ज हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग, पैकेजिंग, ये सब चीज़ें भी होती है. तो बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी एक डिपार्टमेंट हो गया या एक तरीके की सर्विस हो गई है जो हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर हम ड्रग को स्टोर करके रख सकते हैं, कंपाउंडिंग उसकी कर सकते हैं, उसे हम पेशेंट्स को डिस्पेंस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है या टेस्टिंग होती है. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सर्विस होती है हॉस्पिटल में, ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट होता है, ये एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के द्वारा चलाया जाता है नॉर्मली. ठीक है, जिसके अंदर सारी जो मेडिकेशंस उनके पास अवेलेबल होती हैं या आती हैं, वो सारी मेडिकेशंस जो हैं वो नर्सिंग यूनिट तक, या जैसे सर्जरी डिपार्टमेंट हो गया या कोई और अलग अदर डिपार्टमेंट हो गए, लाइक जहाँ पे टेस्टिंग होनी है तो टेस्टिंग यूनिट के लिए जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो वो सब चीज़ें फार्मासिस्ट के थ्रू थ्रू द फार्मेसी एंटर करती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे एजुकेशन और रिसर्च का वर्क भी होता है. मतलब अगर हमने हॉस्पिटल की बात जब की थी कि हॉस्पिटल में क्या फंक्शन होता है, तो हॉस्पिटल एक तरीके से रिसर्च या एजुकेशनल तौर पे भी वर्क करता है. उसी तरीके से हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है वो भी एजुकेशन में और रिसर्च में हेल्प करती है. जो अभी हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस स्कूल की, जिसमें कि आप हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे जो फार्मेसी होती है वहाँ पे आप अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये आपका हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन होती है कि बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी क्या हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया जो कि एक लीगल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के द्वारा चलाया जाता है, जो हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी. अब हमने ऑलरेडी डेफिनेशन के पार्ट में डिस्कस कर लिया कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो क्या क्या काम करती है. तो नॉर्मली इसका काम होता है एक तो मैन्युफैक्चरिंग का. जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे टैबलेट, कैप्सूल या पैरेंटल्स के लिए अलग से एक रूम होता है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जहाँ पे वो प्रिपेयर होते हैं इन द स्मॉल स्केल. ठीक है, एक होता है हमारे पास डिस्पेंसिंग फंक्शन, जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर का फंक्शन है कि सारे जितने टाइप के पेशेंट्स हैं या हमारे हॉस्पिटल में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको चीज़ें सप्लाई करना, एक तरीके से उनको मेडिसिन डिस्पेंस करना बेसिकली. ठीक है, तो एक हो गया हमारा डिस्पेंसिंग का फंक्शन, एक हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन,
तीसरा हो गया हमारा परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। परचेसिंग का जो फंक्शन होता है, मतलब हमको फार्मेसी जो स्टोर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अपनी जो ड्रग्स होती हैं या जो अपनी मेडिसिन होती हैं उन्हें परचेस भी करता है। तो एक हमारा जो हॉस्पिटल फार्मेसी उसका फंक्शन ये है। चौथा स्टेटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स, मतलब कि कौन कौन से पेशेंट्स वहाँ पे आए, उन्होंने क्या क्या लिया, उसकी पूरी रिपोर्ट्स रखी जाती है। कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, टोटल जो भी कंप्लीट रिपोर्ट होती है वो भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और उसके अलावा स्टोर स्टोर एरिया होता है, तो स्टोरेज का फंक्शन, कंट्रोल करने का फंक्शन, रिसर्च फंक्शन, टीचिंग फंक्शन, ये 4 फंक्शन भी होते हैं जो लोअर लेवल में होते हैं। इनका इतना ज़्यादा फंक्शन जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन जो इनका मेन फंक्शन है वो ये 4 फंक्शंस हैं। ठीक है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि किस टाइप के चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। बल्क प्रोडक्ट लाइक टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल बनता है, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होता है, और सर्जिकल इरिगेशन फ्लूइड्स जो होते हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर हॉस्पिटल फार्मेसी, स्पेशली इन द लार्ज हॉस्पिटल। ओके। एंड इन द केस ऑफ डिस्पेंसिंग, किस किस को आप डिस्पेंस कर सकते हो अपनी मेडिसिन, तो आउटडोर पेशेंट, इन पेशेंट, जो आपके पास बाहर से सिर्फ दवाइयाँ लेने आ रहे हैं उनको हम डिस्पेंस कर सकते हैं। जो हमारे पास हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनको डिस्पेंस होती हैं। मेडिकल और सर्जिकल सप्लाईज, सर्जरी से के रिलेटेड जो भी ड्रग मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है या जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू सप्लाई होता है। कोई जो अपनी पैथोलॉजी लैब वगैरह होती हैं वहाँ पे जो टेस्टिंग यूनिट्स होती हैं या टेस्टिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है या जो सॉल्वेंट या किसी भी तरीके की फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी से सप्लाई होता है। उसके अलावा वार्ड एंड फ्लोर स्टॉक, मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में जैसे अलग अलग वार्ड्स होते हैं या अलग अलग फ्लोर होते हैं, तो हर फ्लोर पे आपको दवाइयाँ भेजनी होती हैं, तो वहाँ पे जो स्टॉक होता है वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। ठीक है। और उसके अलावा एक नार्कोटिक का डिपार्टमेंट अलग से होता है जहाँ पे आपकी नार्कोटिक ड्रग्स स्टोर की जाती है या नार्कोटिक ड्रग डिस्पेंस की जाती है बेसिकली। ठीक है। तो these are the functions of the hospital pharmacy. Okay. Now we discuss about the objective. ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिकली हमारा मेन एम क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी बनाने के ऊपर। हॉस्पिटल फार्मेसी को बनाने के पीछे मेन रीजन या मेन उद्देश्य क्या है। तो पहली चीज, to ensure the availability of right medication at right time in the right dose at the minimum possible cost. ये इंश्योर करने के लिए कि जो राइट मेडिकेशन, जस्ट अ मिनट। ओके, सो वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव कि सबसे पहली चीज क्या हो गई कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी बनाने के पीछे, कि सही दवाई सही टाइम पे सही डोज में और कम से कम कॉस्ट में पेशेंट तक पहुंचाई जाए इजीली। और अगर आपके हॉस्पिटल में ही फार्मेसी अवेलेबल होगी तो इजीली आप राइट टाइम पे जब भी रिक्वायरमेंट हो रही है पेशेंट को, आप तुरंत जो है अपनी जो मेडिसिन है वो वहां तक पहुंचा पाएंगे। अगर हॉस्पिटल के बाहर आपकी फार्मेसी, मतलब हॉस्पिटल के बाहर अगर कोई मेडिकल स्टोर है और हॉस्पिटल में कोई फार्मेसी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, जो भी पेशेंट है उसके जो घर वाले हैं उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर से मेडिसिन लेके आनी पड़ेगी, जिसके अंदर टाइम बहुत उनका वेस्ट हो जाएगा। तो एक इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें सही टाइम पे सही दवाई मिल जाए। ठीक है। दूसरा, टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, जो एक पीटीसी होती है, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी होती है, उनके जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक हॉस्पिटल फार्मेसी होना जरूरी है, ताकि हम जो वो कमेटी जो एडवाइस करती है कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो वो हमें हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू इजीली ऑब्टेंड हो सकती है। ठीक है।
to providing comprehensive information about drugs and their use and shall serve as its center for drug information. साथ ही साथ हमें जो भी ड्रग हैं, जो भी मतलब मेडिसिन प्रेजेंट होती हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में या हॉस्पिटल फार्मेसी में, उनके बारे में हमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल सके। मतलब एक हॉस्पिटल फार्मेसी अगर आपके हॉस्पिटल में होगी तो कोई किसी भी नर्स को या डॉक्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द ड्रग, वो पर्टिकुलरली उस फार्मेसी में जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है तो प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट फार्मेसी पॉलिसी प्रोसीजर इन कीपिंग विद एस्टैब्लिश पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम जो भी फार्मेसी के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं जो हॉस्पिटल के द्वारा ऑलरेडी स्टैब्लिश है, तो उनको हम ऑर्गेनाइज करके रख सकें, उन्हें हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रख सकें। तो एक हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट, टू कंडक्ट, पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। हम मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है या मेडिकल से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है, उन्हें हम इजीली कंडक्ट कर पाएँ। अगर हमारे पास फार्मेसी अवेलेबल होगी तो उससे रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है या उससे रिलेटेड जो एजुकेशन है, वो भी इजीली प्रोवाइड किए जाएंगे इन द हॉस्पिटल। ठीक है, उसके अलावा परचेसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल डिवीजन को मेंटेन करने के लिए और ड्रग यूटिलाइजेशन में एक्ट एज ए डाटा बैंक। ये मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो स्टोर करके रखी जा सकती है, सो इट इज आल्सो एक्ट एज ए डाटा बैंक। ओके, so this is the main objective of the hospital pharmacy, why hospital pharmacy is developed in the hospital। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका लोकेशन। सबसे मेन चीज होती है कि अगर आपको हॉस्पिटल फार्मेसी डालनी है तो उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोकेशन सही जगह पे नहीं है, सही प्लेस पे नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेन जब भी हॉस्पिटल बनाया जाता है तो उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी की जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो किस जगह पे होनी चाहिए, वो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में पर्टिकुलरली उस जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे इजीली पेशेंट और स्टाफ पहुंच पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं एकदम कोने में जाके बना दी, अब पूरे पेशेंट उसको ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ भी नहीं पा रहे कि हमें मतलब फार्मेसी है कहाँ, हम कहाँ से जाके अपनी ड्रग को कलेक्ट करें। तो ऐसी जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे आसानी से कोई भी जा पाए। अगर हॉस्पिटल मल्टी स्टोरी है तो नॉर्मली फार्मेसी जो होती है वो ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए स्पेशली। ठीक है, स्पेशली डिस्पेंसिंग यूनिट यहाँ पे मेंशन है, स्पेशली डिस्पेंसिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं भी हो चलेगा, लेकिन जहाँ पे आप डिस्पेंसिंग की प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। मतलब जहाँ पे आप पेशेंट्स को दवाइयाँ दे रहे हैं वो पर्टिकुलरली आपको ग्राउंड फ्लोर पे रखनी होती है। ठीक है, और ऐसी जगह पे होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए कि मैन और मटेरियल का कंटिन्यूअसली फ्लो हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि कॉर्नर में जाके बना दी जहाँ पे कि ना तो कोई आदमी जा पा रहा है ना कोई मटेरियल जा पा रहा है, तो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहना चाहिए मैन का और मटेरियल का। फिर आता है हमारा मेडिकल स्टोर ऑफ अ फार्मेसी शुड बी एडजेसेंट टू द फार्मेसी इटसेल्फ और शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फार्मेसी। अब मेडिकल स्टोर जो होता है वो फार्मेसी से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए या फिर उसके पास में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी किसी भी तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर फार्मेसी दो सोर्सेज से आपके मटेरियल को रिसीव कर सकता है, वन फ्रॉम द मेडिकल स्टोर एंड वन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर दोनों में डिफरेंस है। फार्मेसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, स्टोरेज भी हो रहा है, प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है हमारे फार्मेसी में। अब उस फार्मेसी का एक पार्ट है मेडिकल स्टोर। वो मेडिकल स्टोर या तो पर्टिकुलरली उसी फार्मेसी के अंदर हो सकता है या फिर
एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक तरफ हमारी मेडिकल स्टोर है। 2 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। और जो फार्मेसी होता है वो 2 जगह से मटेरियल को रिसीव कर सकता है, फ्रॉम द मेडिकल स्टोर और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ द हॉस्पिटल। तो दिस इज पर्टिकुलर द लोकेशन। आपको लोकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेन चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें आपका जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो, और इजीली जो भी कोई स्टाफ है या फिर कोई पेशेंट है वो इजीली वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, ये मेन 2 चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है जब भी आप कोई हॉस्पिटल खोलें, और इन द हॉस्पिटल आप हॉस्पिटल फार्मेसी अगर ओपन करें तो आपको ये 2 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आता है इसका लेआउट। अब जब आप हॉस्पिटल फार्मेसी बना रहे हैं तो उसकी किस तरीके से उसकी पोजीशन होनी चाहिए, लेआउट होना चाहिए। तो नॉर्मली हमने बात करी कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसके अंदर एसेप्टिक एरिया भी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पेरेंटल्स वगैरह भी बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है, रॉ मटेरियल रखने के लिए सेक्शन होता है, स्टोर होता है, फिनिश प्रोडक्ट रखने के लिए सेक्शन होता है। साथ ही साथ हमें एक डिस्पेंसिंग एरिया चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा अपना जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो डेवलप करना होता है। मींस पीछे एक पूरा कंप्लीट रूम मान लो, बीच में एक गली टाइप में है, पीछे आपका एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, एक एसेप्टिक सेक्शन है और एक रॉ मटेरियल और इन सब के सेक्शंस हैं। उसके बाद उस पैसेज के आगे वाली साइड में आपका डिस्पेंसिंग एरिया है, जहाँ पे आप पेशेंट को दवाइयाँ इशू करते हैं, डिस्पेंस करते हैं। और यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है, जहाँ पे पेमेंट एंड ऑल या जो भी मतलब किसी की सेटिंग वगैरह होती है वो यहाँ पे सेट कर सकता है। तो इस तरीके से जो फार्मेसी होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी, उसका लेआउट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो चार्ट ऑफ आउट पेशेंट। अब अगर हम बात करें कि कोई बाहर से आया है पेशेंट जो यहाँ पे एडमिट नहीं है, अब वो हमारी सपोज करो हॉस्पिटल में ऐसे ही दिखाने आया, दिखाने के बाद जब डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया तो वो वहीं पे मेडिकल स्टोर में चला गया दवाइयाँ लेने। 2 तरीके से करते हैं पेशेंट, या तो वहीं से ले लेते हैं या फिर कहीं बाहर वाले मेडिकल स्टोर से लेते हैं। तो अगर वो वहीं से ले रहा है तो किस तरीके से होगा, जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है वो पेशेंट के थ्रू फार्मासिस्ट रिसीव करेगा। उसके बाद वो फिलिंग करेगा प्रिस्क्रिप्शन की, लाइक उसमें जो ड्रग लिखी हुई हैं उन्हें वो लेके आएगा, उसके ऊपर लेबलिंग करेगा। लेबलिंग लाइक कि आपको कितनी बार दिन में लेना है या कब कब लेनी है, वो लेबलिंग, और उसकी फिर प्राइस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें डिसाइड करने के बाद वो पेशेंट को डिस्पेंस कर देगा कि भैया आप दवाई ले लीजिए, आपको ये टाइम पे ये दवाई लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, खाना खाने के पहले लेनी है, सुबह दोपहर शाम जो भी है, सब कुछ मेंशन करके वो पेशेंट को डिस्पेंस कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका फार्मासिस्ट है उसके पास 2 काम होते हैं, एक पेमेंट रिसीव करने का काम होता है, दूसरा होता है कि जो आपको उसने दवाइयाँ दी हैं उसकी एक फाइल उसको बनानी होती है कि हमने इस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिसिन्स थी ये इश्यू करी। तो उनको एक फाइल मेंटेन करनी होती है, एक रेगुलर फाइल होती है जिसमें आप नॉर्मल सारी ड्रग्स की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, और एक नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल होती है। मींस जो आपकी नशीली दवाइयाँ होती हैं अगर उनको कोई ले रहा है तो उसका भी हमको एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आफ्टर डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट फार्मासिस्ट को करना होता है। और यहाँ पे होता है आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिसमें हम 3 तरीके से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। या तो हम फ्री में दे सकते हैं, मीन्स कि उसको कोई इंश्योरेंस क्लेम हो या फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता हो या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से उसको मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, तो फ्री हो सकता है, या कैश के फॉर्म में हो सकता है, या क्रेडिट के फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरीके से जो आउट पेशेंट होता है उनका फ्लो चार्ट। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है फ्लो चार्ट फॉर इन पेशेंट। अगर कोई आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो किस तरीके से ड्रग को कलेक्ट करेगा और वो उसका पूरा फ्लो चार्ट क्या होगा। तो क्या होता है, जो मतलब प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, वो रिसीव किया जाता है,
नर्स के थ्रू, ठीक है। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा वो नर्स कॉपी करती है। फिर इन पेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर, एक 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 टर्म होती है प्रिस्क्रिप्शन, एक टर्म होता है मेडिकेशन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कि जो आउट पेशेंट हैं या जिनको एक फाइल बना के दी गई है वो कहलाती है आपकी प्रिस्क्रिप्शन। इन पेशेंट मेडिकेशन या मेडिकेशन ऑर्डर की हम बात करें तो मेडिकेशन ऑर्डर का मतलब होता है कि जो वार्ड होता है जहाँ पे पर्सन एडमिट है उसमें जो नर्स होती है वो टाइम टू टाइम मेंशन करती रहती है कि इसको ये मेडिसिन देनी है, ये चीज़ें देनी है, इतने इतने टाइम में देनी है, इसका ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ये पर्टिकुलर बीपी है, जो भी वो नोट करता है तो वो पर्टिकुलर जो जो प्रिस्क्रिप्शन का जो फॉर्म होता है उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं मेडिकेशन ऑर्डर। तो क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा दिया गया वो रिसीव करता है नर्स। नर्स उसको एक मेडिकेशन ऑर्डर प्रिपेयर करती है। उसके बाद वो फार्मासिस्ट के पास जाता है। वहाँ पे सेम प्रोसीजर होती है, फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब फिलिंग ऑफ ऑर्डर बोले तो वही ड्रग लाता है, ड्रग के ऊपर लेबल करके दे दिया जाता है कि ये ड्रग है और ये टाइम पे आपको देनी है, और फिर उसको डिस्पेंस कर दिया जाता है। देन उसका चार्ज बना दिया जाता है, क्योंकि अभी पेशेंट क्या है, अभी हमारे हॉस्पिटल में वो एडमिट है। तो एडमिट होता है तो क्या होता है, तुरंत तो पैसे लेंगे नहीं, चार्ज बनाते जाते हैं बस दवाइयों का, तो चार्ज बन गया, ठीक है। अब फाइनली पेशेंट जो है वहां से हो रहा है रिलीज, ठीक है, वहां से उसको छोड़ दिया गया है। तो अब वहां पे जब छोड़ दिया गया है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वापस से डिस्चार्ज वाला जो उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है वो फार्मासिस्ट के पास जाता है। फाइनली वहां पे प्रिस्क्रिप्शन की फिलिंग होती है, लाइक उसकी ड्रग सेलेक्ट होती है, उसके ऊपर लेबल किया जाता है, उसकी प्राइस डिसाइड होती है, और फाइनली उसको डिस्पेंस कर दिया जाता है पेशेंट को। वही सेम प्रोसीजर हो गई, फ्री कैश या क्रेडिट जो भी है। और फाइनली जो भी मतलब कंप्लीट जो स्टेटिस्टिक्स से और कंट्रोल वगैरह से के थ्रू जो भी आपका पूरी फाइल तैयार होती है वो फार्मेसी के पास जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन पेशेंट का होता है। इन पेशेंट में सबसे पहले जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तब तक जो उसका सारा काम है वो नर्स के थ्रू हो रहा है। नर्स पूरा उसको नोट कर रही है एज ए फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन ऑर्डर, जो फार्मेसी के पास जाता है, वहां से मेडिसिन आती हैं और डॉक्टर पेशेंट को दी जाती है। आफ्टर डिस्चार्जिंग द पेशेंट वो वापस से फार्मेसी के पास जाता है, वहाँ पे पूरी जो प्रोसीजर होती है वो फॉलो होती है और फाइनली पेमेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इन पेशेंट का फ्लो चार्ट। अब आता है हमारा फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट में क्या है कि अलग अलग बेड के अकॉर्डिंग, बेड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब कितने बेड का हॉस्पिटल है उसके अकॉर्डिंग एरिया को डिवाइड किया गया है स्क्वायर फीट में, कि इतने बेड का हॉस्पिटल है तो इसमें अगर ये रूम प्रेजेंट हैं तो उसका एरिया कितना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो जैसे पहला हो गया आपका स्टोर रूम। हमने बात करी कि जब हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसके अंदर एक स्टोर रूम भी होता है जिसमें स्टोरेज करके रखा जाता है सारी मेडिसिन को। तो अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 450 स्क्वायर फीट का एरिया होगा, रिक्वायर्ड होगा मिनिमम, ठीक है। अगर 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड रहेगा। अगर 700 बेड का हॉस्पिटल है तो 2400 स्क्वायर फीट एरिया हमको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूम आता है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी जहाँ पे कि आपको डिस्पेंस किया जा रहा है पर्टिकुलर मेडिसिन को, तो उसके लिए ये एरिया है। 100 बेड हॉस्पिटल है तो 350 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। 700 बेड का हॉस्पिटल है तो 800 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। ये मिनिमम एरिया है, इससे ज़्यादा भी आप रखेंगे तो इट्स ओके, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, 100 बेड हॉस्पिटल के लिए 110 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 300 बेड हॉस्पिटल्स के लिए 150 स्क्वायर फीट, 700 बेड के लिए 200 स्क्वायर फीट, ठीक है। और अगर मतलब अगर कोई लार्ज हॉस्पिटल है जिसके अंदर 700 बेड अप्रॉक्स हैं, जिसके अंदर 700 बेड या उससे ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं,
तो वहाँ पे ही सिर्फ टैबलेट और कैप्सूल जो होती है उनकी प्रिपरेशन होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो लार्ज हॉस्पिटल्स हैं वहीं पे टैबलेट्स और कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो अगर टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और 700 बेड का हॉस्पिटल है तो हमको 900 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड है, और अगर कैप्सूल की फिलिंग हो रही है तो हमें 200 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब अ, जो एसेप्टिक कंडीशंस में बनने वाली चीज़ें हैं, लाइक आई ड्रॉप्स हो गई, आई लोशन हो गया, या कोई अदर प्रिपरेशन हो गई, तो उनके लिए कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड होता है? चाहे 300 बेड का हॉस्पिटल हो, चाहे 700 बेड का हॉस्पिटल हो, आपको 250 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। स्मॉल हॉस्पिटल में या फिर 100 बेडेड हॉस्पिटल में ये वाला एरिया नहीं होता, मतलब आई ड्रॉप्स या आई लोशंस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। ठीक है। और छठा आता है आपका पेरेंटल्स। तो पेरेंटल्स में भी जो स्मॉल हॉस्पिटल है उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है कि वहाँ पे पेरेंट्रल बने। तो यहाँ पे अगर 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 600 वो होते हैं, 600 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। और अगर 700 बेड का हॉस्पिटल है तो हमें 600 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। इन द बोथ केसेस 600 स्क्वायर फीट एरिया आर रिक्वायर्ड। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम आप कितना भी बढ़ा सकते हैं लेकिन इनसे कम नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट या इट इज द स्टैंडर्ड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर द particular room according to the bed strength. ठीक है। Now we have discussed about the organization of hospital pharmacy. अब हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या उसके ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब वही हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर तो क्या हो गया, जो हॉस्पिटल का मेन डायरेक्टर है वो हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट उसके बाद आएगा हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज। फार्मासिस्ट में जो ज़्यादा एक्सपीरियंस का बंदा होगा वो हो जाएगा हेड। ठीक है। अब फार्मेसी सर्विसेज के अंदर अलग अलग यूनिट्स आएंगी, लाइक डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एंड मेडिकल स्टोर। तो ये अलग अलग टाइप की एरियाज डिवाइड होते हैं जहाँ पे हमें एक एक पर्टिकुलर बंदा चाहिए होता है पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी आईवी फ्लूइड्स के लिए हमें अलग बंदा चाहिए होता है, और अगर कोई दूसरी चीज की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अदर बंदे चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फार्मासिस्ट को रिक्रूट करना होता है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। ठीक है। According to the qualification, according to the experience, we have to recruited the different pharmacists in the different department. ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग हमको रिक्वायरमेंट होती हैं। एंड लास्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होता है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है या क्या क्या काम करना चाहिए। तो उसमें पहला आता है आपका टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को। ठीक है। उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इजीली मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन को डेवलप कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल करने की एबिलिटी होनी चाहिए, कोई रिसर्च वर्क हो रहा है तो उसे किस तरीके से कंडक्ट कराना है, उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेशन देना है, वो एबिलिटी होनी चाहिए। टीचिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराने की एबिलिटी होनी चाहिए। वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। टेक्निकल एबिलिटी मींस कि जो भी फार्मासिस्ट को आपने रखा है उस फार्मासिस्ट को नॉर्मल जो फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, लाइक नॉर्मल साइंस HAP का नॉलेज होना चाहिए, कोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, टॉक्सिकोलॉजी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है जो उसको पता होना चाहिए। और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ड्रग। तो जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है उसे ड्रग को किस तरीके से हैंडल करना है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड करना चाहिए किसी भी पेशेंट को, तो उसे हर तरीके का नॉलेज होना जरूरी है। अगर उसको नॉलेज नहीं होगा तो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा किसी भी बारे में, ठीक है। तो सबसे मेन चीज होगी उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। मींस कि अगर आपने कोई फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चरिंग की पोजीशन के लिए रखा है तो उसको वो वहाँ का वो सारा काम करना आना चाहिए कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होनी है, किस तरीके से उसका मेंटेनेंस करना है, उसकी कोई कॉस्ट एनालिसिस करनी है तो वो निकालना उसको आना चाहिए। तो सारे जो मटेरियल कॉस्ट हो गई, इक्विपमेंट, क्वालिटी, सप्लाई, ये सारी कॉस्ट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को या जो होल ऑल ओवर जो कॉस्ट बनती है उसको निकालने के लिए जितनी भी चीजें होती हैं वो आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फार्मासिस्ट रखा जाता है उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी को आपने ऑफिस वर्क के लिए रखा है लेकिन उसे आता ही नहीं है कुछ कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करना है, तो अगर वो चीज़ नहीं आती है तो हम उसको नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हिसाब से किसी को रखा है तो उसको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हम जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। उसका वो जो पर्टिकुलर बंदे को आप रखते हो वो हर स्टाफ के लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर करता है कि इतने से इतने टाइम तक ये स्टाफ रहेगा, इतने से इतने टाइम तक ये स्टाफ रहेगा, इसका ये वर्किंग होगा, इसको ये पॉलिसीज को फॉलो करना होगा, ठीक है। और कोई लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है तो उन्हें प्रॉपरली मेंटेन करके रखना होगा। और एक चीफ फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली जब भी फार्मेसी में काम करने वाले लोगों का रिक्रूटमेंट होता है तो उसके लिए एक चीफ फार्मासिस्ट रखा जाता है, वही इंटरव्यू लेता है, वही सेलेक्ट करता है पर्टिकुलर और मेंबर्स को जो फार्मेसी में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल में बेसिकली जो मतलब आप जो ड्रग्स को अलग अलग जगह पे पहुंचा रहे हैं, लाइक नर्सिंग स्टेशन पे जहाँ पे नर्स का एरिया बना हुआ होता है, आप वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, या कोई रूम बना हुआ है या कोई क्लिनिकल यूनिट है वहाँ पे अगर आप कोई अपनी मेडिसिन को सप्लाई कर रहे हैं तो उनका आपको प्रॉपरली एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। जो सप्लायर है उनसे कंटिन्यू कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, जो ड्रग सप्लाई की जा रही है उनकी क्वालिटी को आपको चेक करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो मतलब जो रिसर्च वर्क है उसको कंडक्ट कराने का उसको नॉलेज होना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए, ठीक है। लाइक कि उसको कोई नई नई मेथड्स जो होती हैं उनके बारे में उनको बताना चाहिए। कोई नया कोई बंदा आपने नया रखा है तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कोई आपको एक प्रोग्राम चला के और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइक हम लोग नहीं करवाते हैं सेमिनार, एक्सपर्ट लेक्चर, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, ये क्यों कराई जाती है? ताकि नॉलेज बढ़े। तो इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग हाई लेवल के पर्सन्स को बुला के और अलग अलग चीज़ों के ऊपर सेमिनार कंडक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। और ये टीचिंग प्रोग्राम्स हो गए। टीचिंग प्रोग्राम में जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसको फार्मासिस्ट के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाना चाहिए कि आपको किस तरीके से पेशेंट को ड्रग देनी है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। ये सब फार्मेसी स्टाफ ही टीच करता है नर्सिंग स्टाफ को, ठीक है। तो जब भी आप नर्सिंग स्टाफ को इन बारे में टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो आपके पास प्रॉपर टीचिंग मटेरियल होना चाहिए कि आपको किस तरीके से ड्रग को स्टोर करना है, कौन सा डोजेस फॉर्म यूज़ करना है, कौन से पेशेंट के लिए यूज़ करना है, उसके अगर कोई डोजेस का कोई कैलकुलेशन वगैरह है तो वो किस तरीके से आपको करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो फार्मासिस्ट को आनी चाहिए समझाना टू द नर्सिंग स्टाफ और टू द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को भी हम लोग नॉर्मली बताते हैं, ठीक है। सो